अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है ना वो बेसिकली एसेट से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप बिज़नेस इनकम पढ़ने जाते हो ना तो बिज़नेस इनकम में आपके पास टैक्स एप्रिसिएशन आता है, इंटेंजिबल्स आते हैं और एसेट की ये 2 एसेट्स आते हैं जिस पे आपको ये लिंक भी होते हैं सेक्शन 22, 23, 24 से, जिसमें ये सारे सेक्शंस ना। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि एसेट बनता कैसे है इनकम टैक्स से बाद में। अभी हम आईएफआरएस को साइड में रख रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन ये किया था कि देखें, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि आप एक टैक्स पीएनएल बना रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल का हो, एओपी का हो या वो कंपनी का हो। तो वो टैक्स पीएनएल होता है। तो हम आईएफआरएस का पीएनएल एक अलग है और टैक्स का पीएनएल अलग है, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट वाला आईएफआरएस के पीएनएल को नहीं मानता। वो कहता है मुझे इनकम टैक्स के पीएनएल बना के दिखाएं। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं ना वो एसेट की एक्विजिशन और डिस्पोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। जो चीजें, तो सबसे इम्पोर्टेंटली बात ये आती है कि इस सबसे 75 सेक्शन 75% 70 सेक्शन 75 ये कहता है डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट। अब इसने देखिए क्या है कि अ पर्सन हु होल्ड्स, होल्ड्स का मतलब क्या आ गया? होल्ड्स का मतलब ये आ गया कि उसकी ओनरशिप डिफाइन हो गई है। वो एसेट उसी वक्त बनेगा जब उसकी ओनरशिप हो जाएगी, और ओनरशिप अगर खत्म हो जाती है तो वो डिस्पोजल में चली जाएगी। ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो इस पे लिखा है अ पर्सन हु होल्ड एन एसेट शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग मेड अ डिस्पोजल ऑफ द एसेट एट द टाइम द पर्सन पार्ट विद द ओनरशिप। अब समझ में आ गई ना बात दोस्तों कि लिख दिया वैसे, द पर्सन पार्ट्स द ओनरशिप। ओनरशिप होगी तो एसेट बनेगा, ओनरशिप अगर चले जाएगी तो डिस्पोजल हो जाएगी। और डिस्पोजल के तरीके बताएं इसने कि सोल्ड हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओनरशिप का मतलब ये हो गया कि उस एसेट से अब जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स ऑन द बिजनेस इनकम होती है वो नहीं होगी। ठीक है ना दोस्तों? अब इसके बाद इसने लिखा है कि अ ट्रांसमिशन ऑफ एन एसेट बाय ससेशन, ससेशन और अंडर अ विल shall be treated as disposal of the asset by the decrease at the time of यानी कि आपका इंतकाल हो गया तो आपने जो एसेट था वो अपने किसी जो लीगल हेयर्स होते हैं उनको दे दिया, तो इसका मतलब है आपका वो एसेट नहीं रहा, वो डिस्पोजल में कंसिडर होगा। ठीक है। इसी तरीके से कोई एसेट पर्सनल आपके पास था, उसको आपने बिजनेस में लगा दी तो उसकी ओनरशिप आपके पास आ गई, या आपने पर्सनल बिजनेस इनकम से निकाल के उसको पर्सनल में डाल दिया, यानी कि एसेट को निकाल के उसने, आपने एक गाड़ी थी आपकी कंपनी की, मिसाल लेते हैं कंपनी की गाड़ी थी, कंपनी की गाड़ी तो उठा के उन्होंने बोला भाई ये अब मेरे नाम पे हो गई गाड़ी। जब से गाड़ी ओनर के नाम पर हो गई तो इसका मतलब हो गया कि ये डिस्पोजल ही कराया, क्योंकि अब वो उससे इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड बिजनेस इनकम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से ये भी डिस्कार्ड हो गया, ईज हो गया, ये सारे जो सेक्शन है ये इसी के बारे में लिखा जाता है। कोई ग्रांट हुई, अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग एक्वायरिंग एन एसेट एट द टाइम पर्सन टू ओन द एसेट, इंक्लूडिंग एट द टाइम द पर्सन इज ग्रांट एनी राइट। आपको अक्सर देखा होगा ग्रांट्स मिलती हैं कि भाई आप ये प्रॉपर्टी लगा लें, ये प्रॉपर्टी खरीद लें। तो दोबारा मैं पढ़ता हूँ, अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग एक्वायर एन एसेट, एक्वायर एसेट हो गया यानी कि उस दिन से डेप्रिसिएशन शुरू हो गई, एट द टाइम द पर्सन बी ओन द एसेट। एक तो ओनरशिप की बात की, और अगर ग्रांट कर दी और एसेट फिजिकली नहीं भी आया तो इसका मतलब है ग्रांट राइट हो गई है, तो ग्रांटेड राइट हो गई तो भी वो एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगा और वहां से टैक्स डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब ये बाकी सारी बातें आपके पास आ गई। इन दिस सेक्शन बिजनेस एसेट्स मीन होली ओवर फॉर यूज, ये स्टॉक एंड ट्रेड। देखिए, एसेट जो होता है ना हमारे पास, सिर्फ एक होता है करंट एसेट, एक होता है, एक आपके पास करंट एसेट होता है, एक होता है फिक्स एसेट। तो ये दोनों के बारे में बता रहे हैं कि बिजनेस एसेट अगर आपका होगा तो अगर वो बिजनेस के लिए यूज होगा, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड हो या डेप्रिशिएबल एसेट हो, तो दोनों कंसिडर होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सेक्शन 75 में स्केप करता हूँ और मैं नीचे जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं। ये सेक्शन 75 ये इसलिए आया था, देखें ये आया था 2019 के अंदर। असल में होता क्या था, मैं सिर्फ थोड़ा सा एक क्रक्स बता दूं आपको इस चीज के बारे में, कि लोगों के पास, लोग जो है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी या अदर कोई भी अदर एसेट खरीदते थे, जो कि खरीदते थे इन कैश। अब कैश से ट्रांजैक्शन करने का मकसद ये होता है कि आपने बीच में बैंक को इन्वॉल्व नहीं किया, तो वो उसकी इनकम डिटरमाइन करना ना वो टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
और इसमें लोग क्या करते हैं, टैक्स एवेजन की तरफ जा चले जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई अच्छा, अगर कोई आपने एसेट खरीदा है ना, अगर उसकी मालियत जो उसकी वो अगर इतने से कम नहीं होती है, यानी कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ली और ग्रेटर देन 5 मिलियन रुपीज, तो आपको लाजमी लाजमी बैंक के थ्रू से ट्रांजेक्शन करवानी है, और अदर एसेट में 100 मिलियन पे। सही है ना दोस्तों? तो बैंकिंग चैनल का होना ज़रूरी है, ताकि उनके पास, क्योंकि जब आप बैंकिंग चैनल से करोगे तो आपको ट्रैक रहेगा कि हाँ यार, बैलेंस शीट के अंदर आपके पास एसेट भी आ रहा है, तो एक एसेट बढ़ रहा, तो एक एसेट कम हो रहा। तो ये सेक्शन मैं स्पेसिफिकली ना आपको कल पढ़ाऊंगा स्पेसिफिकली ये, जब हमारा टैक्स एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूंगा। अब हम आ जाते हैं नीचे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 76। मैं सिर्फ ये दो सेक्शंस कवर करूंगा ताकि मैं टैक्स एप्लीकेशन के ऊपर जा सकूं आराम से। अच्छा, इसमें लिखा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस ऑर्डिनेंस, दिस सेक्शन शैल एस्टैब्लिश द कॉस्ट ऑफ एन एसेट फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। ये सेक्शन कहता है कि मैं कॉस्ट डिफाइन करूंगा। अब वो क्या चीज है भाई? सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3, वो सबसेक्शन 3 में लिखा है, उसको मैं हटा के बात करता हूँ, उसको हटा के बात करता हूँ। द कॉस्ट ऑफ एन एसेट परचेज बाय अ पर्सन शैल बी द सम ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। किसका होगा भाई? कि भाई आपने जो पैसे पे किए हैं, द टोटल कंसिडरेशन जो आपने दी हुई है, कोई इंसिडेंटल चार्जेस आपने दिए टू एक्वायरिंग और डिस्पोजल ऑफ एसेट होगा, और कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे उस एसेट की उसकी वैल्यू बढ़ सके या इम्प्रूव हो सके। अच्छा, इसमें इन्होंने एक चीज लिखी है कि ये लाइन जो लिखी है ना, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर अंडर क्लॉज ए और बी और सी दैट हैज बीन फुली अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अब इसका मतलब समझना। देखो दोस्तों, एक बंदे ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, सही है, एसेट मंगाया, ट्रांसपोर्टेशन ली। अब उसने क्या किया इनकम टैक्स रिटर्न में, कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को अपने किसी और हेड ऑफ इनकम में भी क्लेम कर लिया। सही है, किसी और हेड ऑफ इनकम में भी क्लेम कर लिया, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी उसको उसकी डिडक्शन ले ली, और बिजनेस इनकम में कॉस्ट का पार्ट भी बना दिया। तो उसने बोला दोनों जगह आपको है ना मजे नहीं उठाने। एक जगह पे होगा, एक जगह पे डिडक्शन अलाउड होंगी, दो जगह पे नहीं होंगी। किसी और पास ऑफ अगर बिजनेस इनकम में ले लिया तो सैलरी में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में, अदर सोर्स ऑफ इनकम में उसको नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों? तो आपने पहले क्या पढ़ लिया, कॉस्ट के अंदर तीन चीजें पढ़ ली कि कॉस्ट कहते हैं किसको। उसके बाद ये बात आ गई द सबसेक्शन 3 पढ़ा, द कॉस्ट ऑफ। अब अगर कोई बंदा अपने पर्सनल एसेट को बिजनेस एसेट में लेके जाएगा, तो वो भाई किस वैल्यू पे लेके जाएगा? तो उन्होंने बता दिया कि फेयर वैल्यू पे लेके जाएगा। अब वजह क्या है कि वो कॉस्ट पे क्यों नहीं लेके जा रहा है? बात तो सारी ये है ना कि भाई उसने, एक एग्जाम्पल था 1 मिलियन का, जब पर्सनल यूज पे था। अब वो जब ये करेगा कि भाई जब वो बिजनेस में ट्रांसफर करेगा, तो लाजमी सी बात है उस कॉस्ट की वैल्यू तो ऑलरेडी कम हो चुकी होगी ना। तो हमेशा किसी भी एसेट को रिकग्नाइज करने के लिए इनकम टैक्स वाले ने बोला है कि भाई आप फेयर वैल्यू का मॉडल एप्लीकेबल करेंगे। ये वही मॉडल है ये वही मॉडल है जो IAS 16 के अंदर रिवैल्यूएशन मॉडल कहलाता है। आपको शायद रिमेम्बर हो रहा होगा इस चीज के बारे में। IAS 16 में दो दो मॉडल है ना, एक कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन मॉडल है। वो इसको नहीं मानता डिपार्टमेंट वाला, वो बोलता है आप वैल्यू लो, वैल्यू करवाओ, और उसको उस टाइम के एसेट को रिकॉर्ड करो उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसने लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ एन एसेट प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्टेड बाय अ पर्सन शैल बी द टोटल कॉस्ट इनकर बाय अ पर्सन इन प्रोड्यूसिंग ऑन कंस्ट्रक्शन एसेट प्लस एनी एक्सपेंडिचर इनकर। वही वाली बात जो उसने कही है कि भाई अगर आप कॉस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ पे, तो उसमें उसने बता दिया कि टोटल कॉस्ट भी ले लेंगे, और जो भी एसेट और जो भी आपके पास जो होता है, क्या नाम है, जो भी इंसिडेंटल चार्जेस होते हैं या एक्सपेंडिचर किए होते हैं, उसको आप पार्ट बनाते हो। ठीक है? अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा, आप इंपोर्ट करते हो, आपने $100 की एक चीज थी, और आपने जब इंपोर्ट किया तो बनी वो $100 की थी, और जब फाइनल पेमेंट की आपने तो वो $200 की हो गई। तो वो ये कहता है इसके अंदर कि अगर फॉरेन करेंसी में आपने कोई चीज कराई, और एंड बात देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है before full and final payment of the loan, there is an increase or decrease in the liability under the loan as expressed by rupee. The amount which
The amount by which the liability is decreased or increased shall be added or reduced to the from the cost of the asset. यानी कि अगर वो 120 रुपए की हो गई, 100 रुपए पहले इनिशियल है, फिर 120 की हो गई, तो वो क्या हो गया सर, उसके ऊपर आपकी वैल्यू, आपके ऊपर क्या हो गया कि वो एसेट 20, आप 100 रुपए का रिकॉर्ड नहीं करोगे, 120 का करोगे। और अगर यही वैल्यू 100 रुपए से 80 हो जाती है, तो आप फिर 80 पे लेके जाओगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये वाली चीज, ये देखें क्या लिखा हुआ है, लोन डिनोमिनेशन इन अ फॉरेन करेंसी एंड बिफोर फुल एंड फाइनल रीपेमेंट ऑफ द लोन। यानी कि कहने का मकसद ये हो गया कि आप जब भी एक आपने फॉर एग्जांपल ऐसा होता है, 100 रुपए की अभी आपने इससे डिस्कशन हुई है, जब एसेट वो आपके पास आया तो वो उस वक्त आपने पेमेंट तो नहीं की, लेकिन एसेट आया तो उसने बोला भाई 100 रुपए की नहीं, अब 120 रुपए की हो गई। तो ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है, ये कॉस्ट का एसेट का पार्ट होगा, और इसमें टैक्स एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी। यानी कि कहने लगा बिफोर फाइनल पेमेंट, बिफोर फाइनल पेमेंट आपने जितनी भी सर्कुलेशन की, जितने भी एक्शन गेन या लॉस आएगा, उसका पार्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरह इसके इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि उस पर टैक्स डेप्रिसिएशन आपको अलाउ हो। अच्छा, in determining whether the liability of a person has increased or decreased for the purpose of shall be taken into account of hedging की बात है, ये हमारे पास बहुत कम आता है। अगर आपका कोई, आपके पास कैसा सिनेरियो है तो मुझे बताइएगा जरूर, वैसे बहुत कम आता है। अच्छा, उसके बाद हम नीचे जाते हैं, where where a part of an asset is disposed of the cost shall be apportionment। अच्छा, होता क्या है, एक एसेट का पार्ट वो डिस्पोज ऑफ हुआ है, अब उसकी कॉस्ट को एलोकेट कैसे करें, कि कितने रिटेन रखेंगे, कितना रिटेन नहीं रखेंगे, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर की जाती है। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं डिफाइन करके आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको इसकी फेयर वैल्यू के थ्रू आपको करना पड़ेगा। यानी कि जितना एसेट आपके पास रिटेन है और की फेयर वैल्यू, जितना आपने डिस्पोज ऑफ किया है, दोनों की वैल्यूज को आप फेयर वैल्यू निकालेंगे, उसके टोटल से आप डिवाइड करके आप उसकी कॉस्ट की एलोकेशन कर देंगे। इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कर लेंगे, अगर किसी को हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। Where an acquisition of an asset is the derivation of an amount chargeable to tax, the cost shall be the amount so charged plus the amount so paid plus any amount paid by the person for the asset। अच्छा यार, ये होता ही है कि हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट की चीजें आती हैं। तो ये फाइनेंस कॉस्ट की जो चीज होती है ना, ये इसको कंसिडर करता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक आपने एक लोन लिया है, ठीक है, और स्पेसिफिकली उसी चीज के लिए लोन लिया आपने, एक एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो फाइनेंस कॉस्ट जो होती है ना, वो उसका पार्ट बन जाती है। आई 16 में भी है और इसमें भी है, हमेशा होगी, क्योंकि वो एसेट मतलब वो आपने बोरिंग की उसके लिए है ना, आपने बोरिंग जो की है वो इसी के लिए की है। सही है दोस्तों। उस एसेट के लिए बोरिंग की है इसकी वजह से। वेयर एन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट बाय अ पर्सन इज अ डेविएशन ऑफ एन अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स, exempt from tax, the amount of the work shall be the amount exempted plus any amount paid by the person for the tax। यार बहुत सारे ऐसी पेमेंट्स होती है जो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है, बट एक्विजिशन के पार्ट से आपको वो टैक्स के आपको कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ता है। इसकी कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ यार। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है कि भाई आपने कोई चीज बेची है और उसके आपके पास वो ऐसे होता है ना कि एसेट इन काइंड आपने दिया है, तो वो तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, उस पर कोई विदहोल्डिंग या वैसे हुई विदहोल्डिंग तो नहीं, यानी कि वो जो एक्सपेंस है वो वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है उसमें, तो वो आप उसका पार्ट बना दो। इसकी बहुत रेयर एग्जांपल होगी, मैं भी देख के आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद है द कॉस्ट ऑफ एन एसेट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी ग्रांट, सब्सिडी, रिबेट, कमीशन और असिस्टेंस। क्यों नहीं है? इसकी वजह ये है कि भाई ये सारी चीजों का एक्विजिशन से कोई ताल्लुक होता नहीं है। एक्विजिशन ऑफ एसेट जो होता है वो कहता है भाई आपने इनकम टैक्स वाला कहता है जितने का पैसा आपने दिया और जो उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसको ऑपरेशन बनाने के लिए जो खर्चा आपने किया, उसका मैं आपको टैक्स अलाउ करूंगा कि उस पर आप टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, ये दो सेक्शन हमने किए हैं। अगर इसमें आपको कोई सवाल होता मुझसे पूछिएगा, वो हम स्ट्रेट अवे जाते हैं सेक्शन 22 पे।
जो कि हमारा टॉपिक है। ये देखिए सर, डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो टैक्स डेप्रिसिएशन जो निकलेगी जो होती है, उसके लिए मेथड जो होता है वो स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं होता, और वो हमेशा लेते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पहली बात तो ये। ठीक है दोस्तों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है। दूसरी बात ये आती है कि आपके पास यहाँ ये जो डेप्रिसिएशन की जो रेट्स हैं वो थर्ड स्केड्यूल में आपको अवेलेबल होते हैं, वो मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपके पास यहाँ पे वो सीधा रिकॉर्डिंग होती है इसकी वैल्यूएशन के एक्विजिशन के बाद, कि कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस डेप्रिसिएशन पीडब्ल्यूडी कंसिडर होगी। ठीक है, इनिशियल अलाउंस इसके बाद आता है। इनिशियल अलाउंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहले 2019 के अंदर बिल्डिंग पे भी इनिशियल अलाउंस मिलता था, 19 के बाद से खत्म हो गया, 15% मिलता था। अब सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे 25% मिलता है। यानी कि आपकी टैक्स की जो टैक्स डेप्रिसिएशन की जो कैलकुलेशन होगी वही होगी कॉस्ट माइनस माइनस इनिशियल अलाउंस। जो अमाउंट निकलेगा उससे कहते हैं एलिजिबल फॉर एसेट एलिजिबल फॉर टैक्स डेप्रिसिएशन। ठीक है दोस्तों, तो उसमें ये सारी ये इनिशियल अलाउंस की डेफिनेशन आ जाएगी। मैं इस सेक्शन को पढ़ देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है लेकिन मैंने आप पढ़ लीजिएगा। इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। एक इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है जो मैं कल इंशाल्लाह डिफाइन करूंगा, वो ये वाला सबसेक्शन 5। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे इससे मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे इस पे डिस्कशन करेंगे 22 में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट सिमिलर, कॉस्ट का जो बेनिफिट, कॉस्ट की जो चीजें हैं ना वो तकरीबन तकरीबन सिमिलर है आई 16 के हिसाब से। बस आपको नोटिस ये करना है कि भाई किस तरीके से कॉस्ट को ऐड करना है, कॉस्ट किस किन को कॉस्ट को ऐड नहीं करना है। अगर आप लोग का कोई भी क्यूरी है ना तो आप मुझसे स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि भाई ये नहीं समझ में नहीं आया, बता दें मुझे। क्योंकि देखिए हर चीज़ वीडियो में मैं कैटर नहीं कर सकता, मैं बता सकता हूँ क्योंकि हर किसी का सिचुएशन अलग अलग होता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।